तो आपसे बेटर यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए, तो उसका आप प्रोसेस इन डिटेल बताइए। देखो, ये स्पेसिफिक एरिया हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे निश्चित अपन चर्चा करेंगे। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. तो आपसे बेटर यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए, तो उसका आप प्रोसेस इन डिटेल बताइए। देखो, ये स्पेसिफिक एरिया हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे निश्चित अपन चर्चा करेंगे। बट इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो अच्छे अच्छे पद हैं वहाँ आप कैसे जा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और निश्चित में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बात करूंगा तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो पब्लिक है जो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा उस पर अपन जरूर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखो, पहली चीज, कोई भी बच्चा, मुझे मतलब बहुत कम लगता है ऐसा, शायद अवेयरनेस की कमी है या क्या रीजन है, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बने। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम कह सकते हैं हम इसके ऊपर। या तो हो सकता है कि प्रोफेसर बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, दूसरा अवेयरनेस, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि प्रोफेसर बनते कैसे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये तो पता है कि डॉक्टर कैसे बनेगा, कि एमबीबीएस कराएंगे बच्चे को और डॉक्टर बन जाएगा, एमबीबीएस करते ही डॉक्टर बन गया। इंजीनियर बनाना है, एमटेक कराएंगे, बीटेक कराएंगे, इंजीनियर बन गया। यानी वो बहुत इजी प्रोसेस लगता है उनको, और आइडिया भी पेरेंट्स को भी वही है, क्योंकि जो दिखाते हैं वही फॉलो करते हैं। कोई भी पेरेंट्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं कि हम बच्चे के पास क्या ऑप्शंस हैं फ्यूचर्स के। तो पहली चीज तो यही कि कोई भी, बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो ये सोचते हैं इनिशियल लेवल पे कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बने। और प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो बच्चों में आता कब है, जब वो बच्चा कॉलेज एजुकेशन में आता है, यानी हायर एजुकेशन में जब वो बच्चा कॉलेज जाता है और जब हाँ तब आता है। यानी प्रोफेसर से जब पढ़ता है तो लगता है ये भी एक एरिया है जहां मैं अपना करियर बना सकता हूं। बाकी आप रियल में एक रिसर्च करना, आप एक सिंपल फीडबैक फॉर्म भराना है, गूगल फॉर्म भराना कि कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, बहुत कम परसेंटेज आएंगे। और उनको आइडिया भी नहीं है कि प्रोफेसर बनने के बाद उन बच्चों की लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है, वो बच्चे अपना करियर कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, दे हैव नो आइडिया। तो मेरी ड्यूटी बनती है, आज मुझे मौका मिला है तो मैं पेरेंट्स को भी शामिल करूंगा, मतलब उन बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी शामिल करूंगा कि आप इस प्रोसेस को समझें कि आपका बच्चा प्रोफेसर कैसे बन सकता है। एकमात्र प्रोफेसर बनने के लिए सबसे ज्यादा जो डिग्रियों की जरूरत होती है वो प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए, यानी सबसे हायर डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक लेंदी प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस फॉलो करने के बाद बच्चा प्रोफेसर बनेगा। जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसके पास अपार अपॉर्चुनिटीज है, बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए या हमारे गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहां बहुत अच्छी पैकेजेस हैं, वहां जाए ग्रेजुएशन के बाद। बट प्रोफेसर्स के लिए आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो है मास्टर डिग्री। विदाउट मास्टर डिग्री आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एमकॉम या मास्टर डिग्री, एमकॉम, एमए, एमटेक या एमएससी की बात करें, मास्टर मस्ट है। अब अपन बात करेंगे मास्टर कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आगे जो क्वेश्चन आएगा उस पर चर्चा करेंगे। मास्टर बनना है, मास्टर डिग्री करनी है आपको, और मास्टर डिग्री करने के बाद यूजीसी एक नेट एग्जाम फाइट करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनईटी, नेट। वो नेट जो एग्जाम है, वो एग्जाम आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अच्छा, नेट। इससे पहले
कोई एमफिल है, पीएचडी है या नेट है, तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन रखता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है था। बट 2023 जो यूजीसी के जो नए नॉर्म्स आए हैं उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है नेट, यानी नेट होना कंपलसरी है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, नेट का जो एग्जाम है उसमें जो बच्चे फाइट करते हैं वहां आपका जो कंपटीशन है वो पूरे नेशनल लेवल पर आप फाइट कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पर जो टॉप 6% है उनका नेट क्वालिफाइड होता है। टॉप 6% जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उसका टॉप 6% है, उनको वो क्वालिफाइंग करते हैं एक बार में एग्जाम देने। अप्रोक्स अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो नियर अबाउट 1 लाख, नियर अबाउट 1 लाख पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। जैसे कई सारे सब्जेक्ट 40 सब्जेक्ट्स हैं, तो अपन कॉमर्स की बात कर रहे हैं अभी, नेट कॉमर्स में होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे व्यूअर्स भी जुड़ेंगे जिन्होंने राजस्थान से एमकॉम किया है, तो राजस्थान में जब आप एमकॉम करते हैं तो राजस्थान में एमकॉम अलग अलग स्ट्रीमें होती है, यानी एमकॉम इन एबीएसटी, एमकॉम इन बिजनेस एड, एमकॉम इन ईएफएम, और वैकेंसी भी ऐसे आती है, एबीएसटी की वैकेंसी अलग, बिजनेस एड की अलग और ईएफएम की अलग। बट आउट ऑफ द राजस्थान की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर बाइफर्केशन नहीं है कॉमर्स में, वहां पर एमकॉम इज एमकॉम, उसमें तीनों को कंबाइन कर रखा है। और यूजीसी क्योंकि हमारी नेशनल लेवल पे चलती है तो यूजीसी जो नेट का एग्जाम कराती है वो कॉमर्स में कराती है, ना कि एबीएसटी ईएफएम इसमें करवाती है। तो जब आप कॉमर्स में नेट क्वालिफाइड हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो गए नेट। तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी ये बता रहा था कि हाल ही कुछ दिन पहले 26 तारीख को एक सेट का एग्जाम हुआ था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या होता है मैं इस पे थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आरपीएससी यानी जब भी कॉलेज एजुकेशन यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आती है उसकी जो एपेक्स बॉडी है वो हमारे राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन होता है, जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो जयपुर में। तो जो कॉलेज एजुकेशन है वो अपने कॉलेजेस से सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी आपके कॉलेजेस में खाली है, और वो उस वैकेंसीज को आरपीएससी को देते हैं कि आरपीएससी एक रिक्रूट बॉडी है जो रिक्रूट करती है, वो आरपीएससी को बोलेंगे हमें इतने प्रोफेसर चाहिए, उनकी ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप इनका सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद हमें भेज दीजिए। तो जब भी कॉलेज एजुकेशन वैकेंसी लाने से पहले यानी जब वैकेंसी आने वाली है उससे पहले स्टेट लेवल पे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो हर साल में 2 बार करवाएगी यूजीसी एनटीए के माध्यम से, यानी एग्जामिंग बॉडी कौन सी है एनटीए, बट वो किसके कहने पे करवाती है यूजीसी के कहने पर एनटीए करवाता है, नेशनल टैलेंट एजेंसी है, वो ये एग्जाम करवाती है नेट का, बट किसके कहने पर यूजीसी के कहने पर, वो तो गया नेशनल लेवल पर। बट अगर किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है तो वो स्टेट अपने यहाँ के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, यानी हमारे यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो, राजस्थान का अगर कॉलेज एजुकेशन की भर्ती है तो राजस्थान के लोग ज्यादा है, हम ये चाहेंगे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, तो वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो अपने स्टेट का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा सकता है। तो अभी लास्ट संडे की बात करें, 26 तारीख को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जीजीटीयू ने करवाया था, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया था। तो जो बच्चा सेट क्वालिफाइड हो गया वो बच्चा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है इन राजस्थान। वो बच्चा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया, यानी उनको एक मौका मिल गया कि वो नेशनल लेवल पर अगर कंपीट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वो स्टेट लेवल के बच्चों के साथ कंपीट करके इस पोस्ट का बेनिफिट ले पाए। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, अगर हम मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोसेस की बात करें तो ग्रेजुएशन तो हर बच्चा करता है और किस स्ट्रीम में करता है डजंट मैटर, बट उसकी जो पीजी है, मास्टर है, वो कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस नेट कंपलसरी है। अगर उसके पास ये मिनिमम डिग्री हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स दे सकता है। अब बात आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये डिग्री हमने हासिल तो कर ली, अब होगा कैसे?
तो इसका प्रोसेस भी सेम वही है कि आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आरपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप कहें तो मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूं या इसको, है ना। आरपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्जाम्स के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट के, और 50 क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान का सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज। 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज यानी जो जनरल चीजें हैं करंट अफेयर से उससे रिगार्डिंग, और 150 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट के यानी 200 क्वेश्चंस हो गए। वो 200 क्वेश्चंस का पेपर आपके सामने आएगा। जब भी आरपीएससी कंडक्ट करवाएगी, आपको एग्जाम देना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी जो डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो जो 150 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है उसके भी 2 पार्ट हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। 75 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं और सेकंड पेपर के अगेन 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 पार्ट हो गए सब्जेक्ट के, 75 150, और 50 मार्क्स का आपका जिसको हम थर्ड पेपर कहते हैं वो आपका राजस्थान जीके हो गया। ये 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है। अब इसको कैसे क्रैक करना है वो आगे क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो ये 200 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर हो गया। अब ये रिटर्न पेपर आपका हो गया, उसमें आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, यानी रिटर्न क्लियर होने के बाद आरपीएससी रिजल्ट निकालता है, और जितनी वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के एबीएसटी में 100 वैकेंसी 100, तो वो उस वैकेंसी का 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। ऐसा क्यों? 100 को कॉल करेगा, सपोज 100 वैकेंसी है, 100 को कॉल करेगा तो 100 का सिलेक्शन करना है। तो वो क्या करता है, 3 गुना, हाँ नहीं 3 गुना लोगों को कॉल कर दिया तो 300 आ गए। अब मुझे इंटरव्यू भी तो लेना है, उस 300 में से मैं 100 का सिलेक्शन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। यानी पहले हम 3 गुना लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं कि 300 लोग आ जाओ टॉप लेवल के, जिसके हायर मार्क्स हैं, वो आ गए, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। फिर आरपीएससी उनका डीवीवी भरवाता है कि भाई आपने क्वालिफाइंग कर लिया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, डॉक्यूमेंट्स हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं और आपका इंटरव्यू करवा देते हैं। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मात्र 24 नंबर का। अच्छा, इसके पीछे रीजन है कि इंटरव्यू 24 मार्क्स का क्यों रखा? क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिटर्न 24 मार्क्स का और इंटरव्यू 24 मार्क्स का, तो फिर इंटरव्यू रखा ही क्यों? तो कई बार होता है ना कि केवल इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होना, ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। ओनली इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन कैसे हो? अगर बच्चे के पास नॉलेज है और उसने रिटर्न पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेके आया, तो रिटर्न में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है बट सिलेक्शन का क्राइटेरिया ओनली इंटरव्यू है, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, सरकार को मैं सैल्यूट करूंगा, इन्होंने ये चीज की है कि सरकार ने रिटर्न मार्क्स प्लस इंटरव्यू को ऐड कर दिया। इसमें जो टॉप होगा उसका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में 24 मार्क्स इसलिए कि केवल हम आपकी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करें कि क्या आप वाकई प्रोफेसर के लायक हैं या नहीं। आपने रिटर्न तो बहुत अच्छा कर लिया बट आप अपनों को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपने रट के, जैसे आपने बताया ना कि मैंने किताब में रटने में तो मास्टर हूं और मैंने अच्छा रिटर्न एग्जाम दे दिया बट मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूं कि भाई आपको बच्चों को पढ़ाना है, बोर्ड आपके सामने है, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप को मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए इंटरव्यू रखना जरूरी था कि एक बार आपका प्रेजेंटेशन जरूरी है, और उसके मार्क्स रखे 24 मार्क्स। उसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है, मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो लेके आने हैं, वो मार्क्स प्लस रिटर्न के मार्क्स ऐड होंगे, फिर मेरिट बनेगी, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने के बाद आरपीएससी आपके सिलेक्शन की रिपोर्ट भेज देता है कॉलेज एजुकेशन में और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सो अभी आपने मेंशन किया कि नेट होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, तो इसमें कोई परसेंटेज का मतलब कुछ है क्राइटेरिया कि भाई इतना परसेंट होगा तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें डाला, शायद मैं बताना भी चाह रहा था इसके अंदर और आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया। एक चीज़ और आप ये ध्यान रखिए, जैसे अभी मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका पीजी होना चाहिए, और पीजी के साथ आपका नेट होना चाहिए। जो पहले नेट पीएचडी एमफिल था बट अब 2023 के बाद नेट कंपलसरी कर दिया है। और अगर आपको स्टेट लेवल पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अगर सेट भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे 90% लेके आए, 95% लेके आए, 98% लेके आए, तो ये सोचना बंद कर दीजिए। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज कितने हैं।
और ना सरकार ये सोचती है कि हमें जो हाईली क्वालिफाइड अधिकारियों की ज़रूरत है कि वो 90% वाले हो या 80% वाले हो या 95%, वो कभी नहीं सोचती इन चीज़ों पर। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर आपका बच्चा सेकंड डिवीजन पास है, 58% है फॉर एग्जांपल, 58% है, तो आप अपने बच्चों को डांटते हो 58% लाया, देख तेरे साथ ही कितने परसेंट लाए, ये कर रहे हैं। और वो 58% वाला बच्चा एक दिन क्या बन जाता है हम सोच भी नहीं पाते हैं। यानी सरकार ने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है पीजी और उसके परसेंटेज रखे हैं 55%। सरकार को नहीं चाहिए 90%, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहाँ सरकार ने बोला है कि मिनिमम आपका 90% है तो ही आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि केवल डिग्री के बेस पे सिलेक्शन नहीं होते हैं या डिग्री के बेस पे आप परफॉर्म नहीं करेंगे। डिग्री तो मात्र आपका एक हाँ बस आपने एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या लिखा उसके मार्क्स हैं। आपके माइंड को पढ़ने के लिए डिग्री के परसेंटेज कहीं नहीं आते हैं। आपका हुनर केवल आपकी डिग्री पे बेस्ड नहीं है। इसलिए आप यकीन मानेंगे, और एक रिसर्च अगर हम करें तो कई ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अगर आप रिसर्च करना कॉलेज एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो पीजी के अंदर सेकंड डिवीजन पास है, 50 to 60 के परसेंट के बीच में परसेंटेज है, और वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मिनिमम परसेंटेज 55 है, यानी 55% अगर आपके हैं और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने आपके सब्जेक्ट के अंदर आप एक्सपर्टाइज्ड हैं, यू विल क्रैक असिस्टेंट प्रोफेसर 100%। तो परसेंटेज पे नहीं जाना है, यानी सरकार ने कभी फिक्स किया ही नहीं है कि इतने परसेंट बनने में चाहिए। मैक्सिमम 60% मांग लेगी सरकार, इससे ज्यादा कभी देखा कि मैं 65 चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए? कभी सरकार की किसी भी वैकेंसी में परसेंटेज नहीं दिया है, क्योंकि पता है कि काम करने वाले व्यक्ति को परसेंटेज की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ, डिग्री मैटर है, डिग्री दैट इज एलिजिबिलिटी ओनली। परसेंटेज तो बहुत दूर की बात हो गई, डिग्री इज एलिजिबिलिटी एट दिस परसेंटेज ओनली। तो 55% वाला बंदा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, स्पेशली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें दो रास्ते हैं, यानी दो तरीके से, दो जगह हम असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करते हैं। एक तो सरकार का अपॉइंटमेंट होता है, सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन करती है बाय आरपीएससी, और एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। दो जगह असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करते हैं, और दोनों की जो नेम है, जो पद है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर बनता है, वो उनका एक इंटरनल प्रोसेस है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जब हम आरपीएससी के माध्यम से बनते हैं, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। यही चीज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है उसके लिए डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अपना एक ऑर्डिनेंस पास करती है। यूनिवर्सिटी को लगता है कि मैं केवल नेट के साथ पीएचडी जिसने कर रखी उसको भी मैं एलिजिबल मान लूं, तो वो अपने ऑर्डिनेंस में मेंशन करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकती है। ये यूनिवर्सिटी के पास राइट्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज के पास वो अपने ऑर्डिनेंस के अंदर जस्टिफाई कर दे कि हम पीएचडी होल्डर्स को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएं। दो चीज, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज की मैं वैकेंसीज देख रहा हूं, और हो सकता है आरपीएससी ने तो पिछले साल किया ही था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसको हटाया गया, लेकिन आने वाले समय में एक GAR, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वर्ड ऐड कर दिया है। आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड किया है। यानी पीजी तो आपकी कंपलसरी 55% से, बट इन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वर्ड ऐड किया, यानी आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन को भी ऐड किया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसको गार के नाम से भी यूज करते हैं कई सारे वर्ड, GAR, गार। तो उसमें भी देखिए आप, उसमें भी आप देखिए आपके बच्चे के 90% नहीं मांगे, उन्होंने क्लियर बोला है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में ऑन इन एवरेज तीनों का जो परसेंटेज है वो एवरेज 55% होना चाहिए। अच्छा, ये GAR में ऐड किया, यानी परसेंटेज क्या रखा 55। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में मिलाकर आपका 55% होना जरूरी है। ये आपके GAR में ऐड कर दिया। इस पे पिछली परीक्षा के अंदर कुछ मतभेद भी हुए थे, कई लोगों ने बहिष्कार भी किया कि ये ना रखें क्योंकि आपने ये चीज़ ऐड कर दी, बट बहुत पुराने लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके ये नहीं है तो वो इससे वंचित रह जाएंगे, जबकि उनके हो सकता है पीजी में बहुत अच्छे परसेंट है। तो आरपीएससी ने उस चीज़ को रिमूव भी कर दिया था, बट मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीज़ कंटिन्यूटी के साथ ऐड हो जाएगी, और यूनिवर्सिटी की जितनी भी भर्ती आ रही है उसमें GAR मस्ट है।
तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आज ये मौका मिला है मुझे आपके साथ ये चीज़ साझा करने का कि GAR क्या है। GAR में आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में एवरेज 55% होना चाहिए, पहला। दूसरा, ग्रेजुएशन में मोर देन 50% होने चाहिए। जैसे मान लो 10th 12th में आपके 60% है, बट ग्रेजुएशन में आपके 45 ही है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो GAR से बाहर हो गया, वो बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। वो तो क्रॉस ही नहीं करता है उसको। मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन एंड ओवरऑल 55% ऑल 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। उनका एवरेज 55 होना चाहिए, उसमें मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना है, आपका GAR ये होना चाहिए। उसके बाद आपके MCOM में 55%। सो आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट तो कर दिया सक्सेस के साथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू जो सफलता है उसकी डेफिनेशन क्या है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हर व्यक्ति के लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग है। हर व्यक्ति के लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये काम कर लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन समाज की नज़र में सफलता की डेफिनेशन एक है। नहीं, सफल मतलब समाज एक तरीके से होता है ये व्यक्ति सफल है, लेकिन व्यक्ति के लिए सफलता अलग अलग है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो खुशी किसको हुई? मेरे पेरेंट्स को। मुझे हुई कि मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन ज्यादा खुशी किसको हुई? मेरे पेरेंट्स को, मेरे परिवार को। तो उनकी नजर में क्या हूं? मैं एक सफल व्यक्ति हूं। लेकिन क्या मेरे फील्ड में मैं सफल व्यक्ति हूं? मेरे फील्ड में शायद वहां नहीं हूं। ये हो सकता है ना, जैसे एंटर हुआ हूं, और हो सकता है ऐसे कई प्रोफेसर ऐसे कई फील्ड में होते हैं। हम अच्छे अच्छे कलेक्टर्स की बात करते हैं कि ये कलेक्टर ने क्या काम किया, यानी वो सफल व्यक्ति है। तो क्या हर कलेक्टर सफल है? नहीं है ना। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो उसका बच्चा कलेक्टर, यार मेरा बच्चा कलेक्टर है, यार आपके बच्चे ने ठीक कलेक्टर बन गया है, उनकी नजर में तो वो सफल है। तो समाज की नजर में सफलता की एक डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल बात करूंगा वहां सफलता की डेफिनेशन अलग अलग है, अलग अलग मायने हैं उसके। तो अगर हर पेरेंट्स के नजरिए की बात करें, समाज के नजरिए की बात करें कि आपको सफलता को चूमना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसको आपको बाइफरकेट करना है। हमें जहां आप सिलेक्शन चाहते हो, जिसमें आप सिलेक्शन चाहते हो, उस पर कोई फोकस्ड नहीं है। जैसे अभी आपने पूछा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे आप, तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ग्रेजुएशन लेवल पे कि बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, पूछा आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट वांट यू बिकम इन योर फ्यूचर? सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। सपोज ये आंसर मेरे पास आया। अब मैं उससे पूछता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे कैसे? सी हैज नो आइडिया, ही हैज नो आइडिया, नो एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर भी एक लेंथी प्रोसेस है कि बेटा आगे क्या बनना है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं हमारे पास 12th पास करके 90%, 80%, 70%, बहुत अच्छे क्लास के बच्चे आते हैं। हम जब उनकी काउंसलिंग करते हैं, यानी काउंसलिंग फर्स्ट डे होता है, तो पूछे बेटा एक चीज़ बताओ, चलो ग्रेजुएशन तो तुम आए हो, कर ही लोगे, अच्छे पर्सन भी बन जाएंगे, मुझे एक चीज़ बताओ आप बनना क्या चाहते हो? तो कोई कहता मैं बैंक मैनेजर बनूंगा, कॉमर्स के हिसाब से बताते हैं। कोई कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, कोई टीचर। जब हम पूछते हैं अच्छा बैंक मैनेजर बनोगे, कैसे बनते हैं बैंक मैनेजर, थोड़ा आइडिया? नहीं सर आइडिया तो नहीं है। जब आपको हाँ प्रोसेस नहीं पता, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो एग्जाम आप फाइट करेंगे, जिस एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेबस क्या है, उनको आइडिया ही नहीं। वो आइडिया कब लेंगे? जब उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तब उनको लगेगा अब मुझे नौकरी करनी है। नेक्स्ट क्या है? हाँ प्रोसेस क्या है, तब उनको लगता है मुझे नौकरी करनी है, तब वो भागेंगे और या कोई कोचिंग ढूंढो, क्योंकि अब कम समय में नौकरी चाहिए। आपने 11th निकाल दी, 12th निकाल दी, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको नौकरी चाहिए, अब कम समय में नौकरी चाहिए आपको, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढोगे, कोई मुझे पढ़ा दो यार, कोई मुझे पढ़ा दो। वो आपको सिलेबस बताएगा, पढ़ाएगा, वो भीड़ को पढ़ाएगा, सिलेक्शन होगा फ्यू का, कुछ लोगों का। इसमें गलती कहां हुई? बच्चों की, कि उन्होंने फोकस्ड ही नहीं किया। मैं बहुत इंटीरियर चीज में जाना चाह रहा हूं, जो हम देखते हैं बच्चों में क्या कमी रहती है। तो जो चीज हमने डिसाइड की कि हमें बैंक मैनेजर बनना है, या बच्चे ऐसे ही बोल देते होंगे बैंक मैनेजर जो भी है, यानी वो फोकस्ड नहीं थे। उनका जो आखिरी पड़ाव है उस पर आप फोकस्ड नहीं हो, जो हमें बनना है वो आप तय कहाँ कर लो? 11th पे ही तय कर लो कि मुझे पढ़ना क्या है या बनना क्या है।
अगर कोई बच्चा 11th क्लास में सोच ले मुझे बैंक मैनेजर बनना है, अपन कोई बड़ी पोस्ट की बात नहीं करें, छोटी पोस्ट की बात, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, मुझे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, मुझे एक अच्छे बैंक में एज ए ऑफिसर वर्क करना है, 11th क्लास में सोच लिया उसने। क्यों? हम हमेशा हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमें बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बट बड़े ख्वाब के लिए पोस्टें तो लिमिटेड हैं, और दूसरी ऐसी कई सारी वैकेंसीज हैं या पोस्टें हैं जहां आप उसके इक्विवेलेंट ही जा सकते हो। वो अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं है पेरेंट्स को। पेरेंट्स को तो डॉक्टर, इंजीनियर्स, सेना, नेवी यही दिखता है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर फील्ड में अपना कैरियर है, बट पेरेंट्स को दिखता ही नहीं है। पेरेंट्स तो गिनी चुनी चीजें दिखती है, ये बनाना है बस बच्चे को, ये होता है ऐसा। लेकिन 11th क्लास में हम फोकस किस पे हो गए कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है। अब बैंक मैनेजर बनने के लिए जो सिलेबस है, आपको एग्जाम कब देना है? 5 साल बाद। आपने फोकस कब कर लिया? 11th में। 5 साल में कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी कि बैंक मैनेजर बनने के लिए पॉलिसी चेंज होगी। ठीक है, चेंज भी होगा तो 10%, 90% तो वही रहेगा सिलेबस। आपने फोकस कहां कर लिया? 11th में। अब 11th की पढ़ाई के साथ साथ, 12th की पढ़ाई के साथ साथ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की पढ़ाई के साथ साथ आपने उस सब्जेक्ट को पकड़ लिया, तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। लिख लो, गारंटेड, जरूरत ही नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपका सिलेक्शन है। कारण बता रहा हूं, बैंकिंग का अगर आपका सिलेक्शन होना है तो उसके अंदर जो पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जनरल पार्ट पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। वो आप 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ ही नहीं रहे हो। आप नॉर्मल किताबें पढ़ रहे हो जो आपसे सब्जेक्ट से कंसर्न है, आप उसको पास कर रहे हो, जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम में आ ही नहीं रही है। कोई रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा इन 5 सालों में, लेकिन आप फोकस कहां हो? 11th में। तो आपने अपनी जनरल स्टडी के साथ साथ रीजनिंग की कोचिंग लगा दी। 1 साल करो ना रीजनिंग की कोचिंग, मुझे रीजनिंग पढ़नी है। कोचिंग करो मत करो, आप अगर अच्छे पढ़ने वाले हो, अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप घर पे रीजनिंग की बुक लाओ, 1 बार 2 बार 3 बार अगर आपने पढ़ ली ना, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग की जरूरत किसको है? जो सडन अपना डिसीजन ले रहा है कि मुझे करना है, अब भागूं कहां पर, उनको कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा चीज पढ़नी है। पर उनके साथ भी होता क्या पता है कि जो लोग उनको पढ़ा रहे हैं वो उनको वही पढ़ाएंगे जो उनको आता है, तो उनका लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन जब आपने किताब से खुद पढ़ लिया तो आपके पास एक्सपांसन, आपके पास वाइड नॉलेज मिलेगा, और वाइड नॉलेज मिलेगा तो आप क्रैक करोगे, टॉप लेवल पे क्रैक करोगे। तो आपको फोकस कहां रहना है? 11th क्लास में फोकस्ड होना है। और अगर आप 11th क्लास में फोकस्ड हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपका सिलेक्शन, भले आपको यूपीएससी फाइट करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, मैं कह रहा हूं आपको किसी दिल्ली के इंस्टीट्यूट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं कंपैरिजन नहीं करने की जरूरत है। आप फोकस कहां है? आपको माइंड में क्या चल रहा है? मेरा फोकस क्या है? यूपीएससी क्रैक करना, उसका सिलेबस ये, मैं ये पढ़ूंगा, यूपीएससी क्रैक करूंगा। कितने इंस्टीट्यूट पढ़ा, मुझे उससे क्या लेना देना? कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है? अरे मुझे उससे क्या बेनिफिट है? कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है मैं देखूं, ये मेरी सफलता में कहां इंक्लूड होगा? ये बेस्ट है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ नहीं होना है। जो सबसे बेस्ट है, क्या वहां 100 में से 100% सेलेक्ट हो रहे हैं क्या? वहां भी सिलेक्शन का रेशियो तो 5 या 6% ही है। तो आपको आपका सिलेक्शन करना 100% कब होता है? जब आपको आपका सिलेक्शन करना और आप सेलेक्ट हो तो 100% है। क्या कोई इंस्टीट्यूट 100% दे सकता है क्या? तो मुझे मेरा 100% चाहिए। तो वो 100% क्या है कि मुझे फोकस देना है, मेरे को क्या करना है। और 11th क्लास से लगाकर ग्रेजुएशन तक अगर आप फोकस देना, आपको पता है कि मुझे जो एग्जाम क्रैक करना है वो सिलेबस में आज से स्टडी कर लूं और उसको मैं वाइडली डिस्कस करने लग जाऊं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत पड़ेगी। आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो ये चीज हो गई धरातल पे काम करना। जब धरातल पे आप काम करोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बहुत होता है। जब आपने छोटे लेवल पे काम चलो, 20% हाँ 20% बहुत कम समय होता है, मतलब 20% बहुत छोटा है और आप पूरा साल दे रहे हो, तो आप उस इंस्टीट्यूट वाले बच्चे से कितना गुना आगे बढ़ गए। जो बच्चा 11वीं में केवल 11वीं पढ़ रहा है, आपने यूपीएससी की 20% तैयारी कर ली है भैया। जो 12th पास करा आपने 40% कर लिए, तो आप उससे कितना गुना आगे निकल गए हो। और जब वो ग्रेजुएशन के बाद सोचेगा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तब आप 100% लेके बैठे हो, तो सिलेक्शन किसका होगा यार? सोचो। तो ये जरूरत है। मैं पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूंगा कि आप 11th में फोकस कराओ। यूपीएससी क्रैक करना है, सिलेबस निकाल यूपीएससी का। पहले 11th कर लेंगे अपन, यूपीएससी का सिलेबस निकालो, उसमें हमें क्या पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि हमें सब्जेक्ट क्या चयन करना है। आपका यूपीएससी में बच्चा सेलेक्ट होगा, मेरिट में आएगा, ये नहीं पता है। हम वही स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं।
हम वही कॉलेजेस के पीछे भाग रहे हैं। यार बेस्ट कॉलेज कौन सा? अरे हमें बेस्ट कॉलेज से क्या मतलब है? क्या बेस्ट कॉलेज आपको नौकरी दे देगा? क्या नहीं देगा बेस्ट कॉलेज। मैं किसी भी बेस्ट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लूं, क्या मुझे बेस्ट कॉलेज नौकरी देगा? क्या नहीं देगा। नौकरी मुझे मेरा सिलेबस, मेरी जो स्टडी है वो देगी। और अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने धरातल लेवल पर पढ़ाई की है, तो वो है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस जब आपको आगे लेके जाएगा, जब आप पास हो जाओगे, वो आपकी सफलता है। तो सफलता का राज ये है कि आपको रूट लेवल से तैयारी करनी है। और मैं बता देता हूं, 3 चीजें अगर किसी के पास है, 3, वो भविष्य में कभी पीछे नहीं जा सकता है। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। मात्र 3 चीजों पे हमारा भविष्य टिका हुआ है, मात्र 3 चीजों पे। अगर उन्होंने फॉलोअप कर दिया, मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि आप ये भूल जाओ कि साइंस पढ़ रहा है रट या समझ। आपने, पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे बच्चे के 90 चाहिए, उनका फोकस है 90%, 95, क्लास में टॉप बन जाए। मैं इसमें मेरे को भी इंक्लूड कर रहा हूं, मेरे भी घर में बच्चे हैं। हर पेरेंट्स का सपना होता है बच्चा क्लास में टॉप करे, मेरा बेटा टॉप करे। टॉप तो कोई एक ही करेगा ना, संतुष्टि का कोई लेवल नहीं है। तो हम चाहते हैं मेरा बच्चा इसमें भी इतने नंबर ले आए। फिर हमने किसी कोचिंग पे डाल दिया, किसी मैडम के पास पढ़ने जा रहा है, मैडम रटा रही है, रट ले बेटा ये आएगा, रट ले बेटा ये आएगा, रट ले बेटा ये आएगा। बच्चे ने रट लिया और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ गया। मार्क्स तो आने, कहाँ जाएगा? जब बच्चा लिख के आए तो मार्क्स तो आने। क्या उस मार्क्स से सिलेक्शन है? नहीं होंगे, सिलेक्शन तो नहीं है। न तो बच्चे ने सीखा, व्यवहारिकता तो सीखी नहीं, रट लिया और मार्क्स लेके आ गया। तो 3 चीजों पे फोकस्ड करो। आपके बच्चे के 60% आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रही है, डजंट मैटर। हाँ ठीक है, आपका बच्चे के 40 आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, कमी कहाँ है, हम वहां सोचें। बट अगर आपके बच्चे के अगर 70 और 80 के बीच में परसेंटेज आ रहे हैं, तो आप उस बच्चे को पीठ थापो, बढ़िया बेटा। आप उसके अदर स्किल्ड पे जाओ, किसमें कोई ना कोई अदर स्किल्ड है, और नहीं है तो फोकस करो। पहला लैंग्वेज, पहली चीज 3 में से पहली आती है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, वो भले इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी है तो प्योरली अच्छे से हिंदी बोले, आगे वाला आपकी बात को इजीली समझ सके। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो। कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन तभी आएगी जब आपकी किसी लैंग्वेज पे कमांड है। और आप देख लो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा या हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा प्योरली इंग्लिश अच्छे से बोले या हिंदी पढ़ ले, नहीं बोल पाते, कम्युनिकेशन होता ही नहीं उनका, दोनों में बीच का रह जाता है, बैक बीच की चल रही है गाड़ी। तो पहली चीज कम्युनिकेशन, बच्चों की कम्युनिकेशन सुधारें। कम्युनिकेशन सुधरेगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 4 लोगों के बीच में मैं बोल पा रहा हूं, दैट इज अ कॉन्फिडेंस। आपको नॉलेज बहुत सारा, मैंने साइंस के अंदर सब पढ़ लिया, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, या आई कुड नॉट परफॉर्म, मैं परफॉर्म ही नहीं कर सका। तो नॉलेज होने के साथ साथ लैंग्वेज, तो पहली चीज लैंग्वेज पे कमांड। सेकेंड मैथमेटिक्स, मैथ्स, कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। कैलकुलेटिव माइंड क्यों नहीं? आपको एलजेब्रा बहुत अच्छी आती है, मैं मास्टर माइंड हूं, कहीं जरूरत नहीं है भैया, कोई नहीं पूछेगा आपकी एलजेब्रा को। एक पर्टिकुलर फील्ड में एलजेब्रा चल जाएगी, नॉर्मल लाइफ में एलजेब्रा कोई नहीं पूछ रहा है। कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए बच्चा का। इसके लिए बच्चा अबेकस ज्वाइन करे, ऐसी कई सारी जो कैलकुलेटिव बनाती है माइंड को। बेटा बच्चा कैलकुलेट कर रहा, अच्छा इसका ये हो गया, ये कैलकुलेटिव माइंड बच्चे में आ गया, तो बच्चा आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा। सेकेंड थिंग। और थर्ड इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, बहुत जरूरी। इसके लिए बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ाएं। भैया तू किताब पढ़ मत, ये न्यूज़पेपर पढ़। तुझे पता होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बच्चों को पता ही नहीं होता है। हमारे सीएम कौन है, हमारा गवर्नर कौन है, बच्चों को पता ही नहीं है। करंट अफेयर्स आना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। जब बच्चा इन चीजों के टच में आ गया ना, तो ये मूल पूंजी है आपकी। अब आप इसको, आप 30 साल का बच्चा हो जाए या 5 साल का बच्चा या 50 साल का व्यक्ति है, उन सब में इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्टार्टिंग में अगर इन 3 चीजों को डाल दिया बच्चों में स्टार्टिंग से ही, आपका बच्चा सर्वाइव कर जाएगा और वो खुद डिसीजन लेना चालू कर देगा। आपको बच्चे के लिए सोचना ही नहीं है। भूल जाओ ये 90%, 80% पे फोकस करना भूल जाओ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए।